पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। संदीप वागले साहब, विकास सेठी, राकेश मंसल, आशीष चतुर्मुखा साहब सब हमारे साथ हैं आपकी मदद करने के लिए कि आज मौके कहां मिलेंगे आपको ट्रेडिंग के। आशीष जी, ओएमसी, एचपी, बीपी, आईओसी, ये एक जो खबर आई कल शाम को कि भाई 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो। 2000 रुपए तक के पे तो सर्विस टैक्स भी नहीं। तो अच्छा, पेट्रोल डीजल अगर आप कार्ड से खरीदो तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर इस खबर के दम पर अगर एचपी, बीपी, आईओसी कमजोर होते हैं तो आप खरीदेंगे? यदि हाँ तो आपकी क्या पसंद है? जी, एक्चुअली इनको अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि आप इसको देखेंगे लास्ट 3-4 हफ्तों से ये प्योर एक रेंज में चल रहे हैं। ठीक है, उस रेंज में किस लेवल के ऊपर खुलते हैं या बंद होते हैं खुलते हैं उसके हिसाब से कॉल लिया जा सकता है। बट डेफिनेटली ये पोजिशनल ट्रेड या डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है अभी। इसके अंदर में मुझे आईओसी बेटर लगता है। अगर से कभी नीचे डिप्स में आता है तो एक अच्छा पोजीशन वहां बना हुआ है। बट एज ऑफ नाउ कोई बड़े ट्रेंड की गुंजाइश इसमें नहीं है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी पीएसयू बैंक्स, इनके अंदर में कोई ट्रेड नहीं है अभी। और आप देखेंगे इतना न्यूज फ्लो होने के बाद भी कोई बड़ा एक्शन उसमें अभी तक देखने को नहीं मिला। तो सेम मुझे लगता है ट्रेंड अभी कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल विकास जी, अगर आप ये देखें, दो स्टील कंपनियां जेएसपीएल और सेल, एक सुधार दिख रहा है इनके नतीजों में। क्या आपकी बाय लिस्ट में शामिल होंगे? देखिए, फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो दोनों में आज मेरे ख्याल में पॉजिटिव रहना चाहिए। और पिछले 1-2 दिन से जेएसपीएल में अच्छा एक मोमेंटम देखा जा रहा है, तो उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। बट अगर किसी का एक पीरियड के लिए या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना है, देन आई वुड गो विद जेएसडब्ल्यू स्टील फ्रॉम द स्टील पैक। जेएसडब्ल्यू स्टील ठीक है। जेएसपीएल तो थोड़ा मामला गड़बड़ है। एक तो वो रिजल्ट भी ठीक नहीं है, फिर वो लेंडर्स का आ गया। अच्छा, एक और चीज एफएनओ के बैन में भी आ गई है। बड़े दिनों बाद आशीष कोई शेयर बैन में आया है, मतलब अब ट्रेडर्स वापस से एक्टिव हो गए ऐसा लग रहा है। और ये तो सब मेरे ख्याल से बैन में लाने का काम तो कल सब तेजी वाले ट्रेडर्स ने किया है जेएसपीएल में। देखिए किया है, और जबकि प्राइस में कोई बड़ा एक्शन नहीं देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं अटकने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। नीचे आएगा ये बताइए अनिल। देखिए 66-67 तक तो कभी भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। 66 के बाद अगर से जाता है तो फिर एक बहुत बड़ा करेक्शन इसके अंदर में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो जिस खबर की अनिल जी बात कर रहे हैं वो उसको जरा एक बार बता दें कि बैंकों ने मिलकर के फॉरेंसिक ऑडिट की तैयारी यहां पर की है कि जो पैसे लिए गए एक कंपनी में उसको कहीं और डाइवर्ट किया गया, वो जांच होगी। तो एक तरफ आपको नतीजा थोड़ा सुधरता हुआ दिखेगा और उसके सामने ये बुरी खबर। हाँ, तो ये खबर इंटरेस्टिंग है जो प्रदीप ने आपको समझे कि भाई बैंक जिन्होंने पैसा दिया वो ये समझना चाहते हैं कि हमारा पैसा गया कहाँ, हमने इस्तेमाल कहाँ किया, इसकी जांच होगी। फिर आप समझ सकते हैं कि ऐसी जांच के खबरों पर स्टॉक कैसे रिएक्शन देते हैं। अभी देख लेंगे, थोड़ी देर में शुरू हो रहा है। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन शुरू हो चुका है। चलिए भारतीय बाजारों की करते हैं शुरुआत। सेंसेक्स और निफ्टी आज डबल सेंचुरी मारने के मूड में। सेंसेक्स यहाँ तो शुरुआती पहली टिप 145 अंक ऊपर है, लेकिन निफ्टी शांत है। हम शुरुआत देखेंगे रुपए की, और रुपए की शुरुआत तो आपको पता ही है। सबसे पहले आप सीएनबीसी आवाज पर ही देखते हैं करेंसी मार्केट की ओपनिंग 67.35, 67 रुपए 35 पैसे। ये है लेवल करेंसी की कल की क्लोजिंग का। आज थोड़ी कमजोर शुरुआत हो सकती है डॉलर इंडेक्स की मजबूती के चलते। जी हाँ, कमजोर हुई है। 14 पैसे नीचे खुले हम 67.49। ये है लेवल आज रुपए का आपके सामने। तो ये एक ट्रेड करेंसी मार्केट की शुरुआत का आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखा है। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन में 80 अंक ऊपर अब आप सेंसेक्स देखेंगे और निफ्टी 11 अंक तो थोड़ा सेटल होने देते हैं प्रदीप। बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए, लेकिन हमारे अंदाज से थोड़ा कमजोर दिखता है, तो रिकवर होगा। कुछ स्टॉक्स में जो नीचे के लेवल आपको दिख रहे हैं वो सुधरेंगे, लेकिन कुछ छोटे स्टॉक्स जहां नजर होगी आज। पोलारिस कंसल्टिंग कल जो बड़े निवेशकों के लिए ओएफएस था, आज रिटेल के लिए होगा। कल के दबाव के बाद क्या आज सुधरेगा? आज शुरुआत में हम देख रहे हैं करीब 1% का उछाल देखने को मिला है। रिलायंस डिफेंस एक स्टॉक पे आपको नजर रखनी चाहिए, जहां शुरुआत में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम के साथ तकरीबन 5% का सुधार हम देख रहे हैं। और फेडरल बैंक, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं। पोलारिस अब देखिए करीब 5% ऊपर के कोर्स पे दिखा रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये लेवल वाकई में टिके रहेंगे। क्या एक फ्लोर जो कल दिग्गजों ने बनाया था वो बना रहेगा, या रिटेल निवेशक और नीचे जाएंगे इसको? बिल्कुल। और कुछ स्टॉक्स जो नतीजे वाले हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद, जेएसपीएल की तो एक हमने बात कर ली, इसके अलावा सेल के नतीजे हैं उसकी भी हम बात कर चुके हैं। जीओएल ऑफशोर लॉस दिखाया भारी भरकम 240 करोड़ का। एमएमटीसी सरकारी कंपनी, इसने लॉस दिखाया है और यहां पर भी नुकसान हुआ है। पूर्वांकरा, इसके नतीजे अच्छे आए थोड़े से। सीमेक, यहां भी लॉस हुआ है। क्लेरिस लाइफ, मेरे ख्याल से ये स्टॉक 2020 की टीम में भी शामिल था। क्लेरिस लाइफ के नंबर्स दमदार दिख रहे हैं, मार्जिन 6% से 24-25%। तो एक काम करते हैं,
इन शेयरों पे बात करें उससे पहले एक बार स्टॉक 2020 की टीम ही देख लेते हैं, कौन से वो 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज, और क्या इतने दिनों की तरह आज सारे खरीदारी वाले मामले हैं, कुछ शॉर्ट पोजीशन भी है। तो नीरज तो हर रोज खेलते ही हेमंत के साथ, और हेमंत आज छुट्टी पे, तो आशीष है आज हमारे नए कैप्टन। तो आशीष की टीम देखना इंटरेस्टिंग होगी कि तरोताजा टीम कैसी बनाई उन्होंने। आइए एक अपडेट। पूरी टीम में नजर डालते हैं। 4 खिलाड़ी हमने बिकवाली डाले, आईओसी और बीपीसी, क्योंकि ये जो 0.75% का डिस्काउंट दिया गया है इसका प्रेशर आएगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए काफी खराब रिपोर्ट आई है सीएलएसए की, इसलिए दबाव देखने को मिलेगा। और यूनाइटेड ब्रूवरीज की प्रॉपर्टी सीज की ईडी ने, वो नेगेटिव है। लेकिन जो डिजिटल इकोनॉमी बनाने की कोशिश चल रही है तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को उसको फायदा होगा। जीएचसीएल और मैक्सवेल पर नजर रखिए, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत हरकत हो रही है, सरकार की तरफ से बहुत छूटें दी जा रही है, ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सटेंड कर दिया गया है, इसलिए खरीदारी करें। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज बेहतरीन नतीजे, बहुत बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, वो नजर रखिए। और रिलायंस डिफेंस कलाशनिकोव के साथ जो टाई अप हुआ है, और मिर्जा इंटरनेशनल यूपी सेंट्रिक कंपनी है, फोकस पे रखिए, क्योंकि वहां इलेक्शन होने वाले हैं, तो बहुत बड़े बड़े ऐलान वहां के लिए होंगे। साइकिल के बाद इस बार जूते मिलने वाले मेरी टीम आपकी स्क्रीन पे 10 के 10 खरीदारी करने के मौके हैं। 2 स्टॉक जो फंडामेंटली पसंद आते हैं, करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव है, वो प्राज इंडस्ट्रीज और कॉक्सिन किंग्स हैं। रिलायंस पावर ईयर लोज के आसपास कामकाज करता हुआ। रिलायंस पावर में जो अनाउंसमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर ली है, पॉजिटिव हो सकता है। क्लैरिस लाइफ बेहद स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स। पूर्वांकरा ये स्टॉक भी साल के लोज के आसपास अच्छे खासे करेक्शन के बाद कामकाज करता हुआ, और साल दर साल, तिमाही दर तिमाही रिजल्ट स्ट्रांग है, तो एक किकर बनेंगे स्टॉक के लिए। बीईएल, कल जो फाइनेंस मिनिस्टर के तमाम डिजिटल इंडिया को मोबिलाइज करने के अनाउंसमेंट्स आए, वो इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। और साथ साथ मैंने लास्ट स्टॉक चुना था बार्ट्रॉनिक्स का, आरएफआईडी क्योंकि चलन बढ़ाने की कोशिश है, उसका फायदा भी इस कंपनी को, बार्ट्रॉनिक्स को मिलेगा। तो कल के अनाउंसमेंट के चलते ये दोनों स्टॉक्स रडार पे रखें। सैस्किन कम्युनिकेशन जो रिपोर्ट सजेस्ट करी लंबी अवधि बाद कंपनी को अब ग्रीन शूट्स अपीयर होते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े एग्रेसिव टारगेट्स हैं, तो शायद स्टॉक आज हरकत में रहे। एनसीसी लिमिटेड, हमें लगता है इंफ्रा एज अ स्पेस पे आप एक्यूमुलेशन करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर शायद वो स्पेस होता हुआ नजर आएगा। और फाइनली फ्री हिट के तौर पे वर्धमान एक्रिलिक्स, एक इंटरेस्टिंग कंपनी, और यहां पे दिग्गजों की बाइंग होती हुई, नोमुरा की तरफ से जो बाइंग हुई है वो सपोर्ट करेगी शायद स्टॉक को। चलिए, तो ढेरों स्टॉक आइडियाज, और अब देखिए एग्जैक्टली अनिल जो लेवल आप चर्चा कर रहे थे वहीं पे आ गया है 75। ये रोज होता है प्रदीप। एक्चुअली वागले साहब गवाह है हमारे, सिंगापुर वाले ट्रेडर कुछ भी लेवल दिखाते हैं, फिर जब हम कहते हैं वहां पर अपनी सेशन सेटल है। वागले साहब सही है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन रुपए का भी एक बार हाल देख ले, खुलने के बाद थोड़ा सा और कमजोर हो रहा है। तो खैर सेकेंडरी मार्केट के काफी अपॉर्चुनिटीज की हमने बात की, लेकिन शीला फोम क्या लगता है? लिस्टिंग आज 730 रुपए, 730 रुपए इश्यू प्राइस है। मुझे लगता है ये स्टॉक कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन होगा प्रदीप। वैसे तो 5 गुना ही भरा था। इंटरेस्टिंग बात है कि क्यूआई भी 14-15 गुना भर गया, और रिटेल में पूरा ही नहीं भरा। तो मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि आज लॉटरी लगने वाली रिटेल की। जिन लोगों ने हिम्मत करके इस आईपीओ में पैसे लगाए ना, 40% यानी फुल अलॉटमेंट मिले रिटेल वालों को, मेरे ख्याल से 40-50 रुपए ऊपर तो आराम से लिस्ट हो जाएगा। उसमें तो कोई दिक्कत ग्रे मार्केट गलत पड़ेगा, कुछ 5-1% का ही मामूली सा प्रीमियम था। हाँ, अच्छा, इसमें है ना एक्चुअली जो डेटा दिखते नहीं ना उस पर फोकस करना चाहिए, और वो डेटा है HNI वाले जो 3.5 गुना भरा है, जो मुझे समझ में आता है काफी इंटरेस्टिंग, काफी समझदार, मजबूत HNI से पैसा लगाया है। लोगों को डर क्या था कि थोड़ा महंगा है, और अभी ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके चलते पता नहीं थोड़ा लोग बाग गद्दे कम खरीदेंगे, शायद जमीन पे सोना शुरू करें, इस तरह का लोगों का विचार बन गया। वैसा कुछ होने वाला नहीं है। ये तो जो होना है ये डिमांड रहने वाली है, और उस लिहाज से मैं रिटेल इन्वेस्टर जिनको फुल फर्म अलॉटमेंट मिले, मैं उनको राय दूंगा बेचने की जल्दी ना करें। ये मत सोचे कि बड़ा अलॉटमेंट मिला है, पूरा मिला है और अच्छी लिस्टिंग हुई है, इसको होल्ड करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। तो पहला आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा? इश्यू प्राइस। जब तक इश्यू प्राइस के ऊपर आपका कैपिटल तो प्रोटेक्ट है, डरने की जरूरत क्या है। 40-50 रुपए ऊपर लिस्ट होने दे, लगभग वहां होना चाहिए। भले ही थोड़ा बहुत नीचे आए, घबराइए मत, रखिए इसको, थोड़ा रखने में मुझे लगता है पैसा बनेगा इसमें। मुझे लगता है अगर इसका नाम इन्होंने कंपनी का स्लीप वेल रखा होता तो रिटेल पूरा भर जाता 100%, क्योंकि वो ब्रांड सबको पता है। शीला फोम किसी को नहीं पता। ये भी लॉजिकल है प्रदीप। ये ऐसे आइडिया आप मत दीजिए, ऐसा आइडिया के लिए तो आपको फीस चार्ज करनी चाहिए कंपनी से, और ये वाकई में बड़ा मार्केटिंग मंत्र है एक्चुअली। अच्छा, इससे कंपनी की ब्रांड भी बनती थी,
बड़ा आराम से प्रोडक्ट भी सबको पता चल जाता है कंपनी का। अब ये लगता है शीला फोम, पता नहीं कोई फोम बनाने वाली, पता नहीं कोई कंपनी। चलिए एनीवे, बट ठीक है, आज पैसा बनेगा ये बात तो लगभग पक्की है ना। चलिए, तो ये अच्छी बात है, पैसे बनने चाहिए। सबसे अहम बात तो यही है और इस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन इस वक्त मार्केट अब सेटल हो रहा है, तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। 8271 उम्मीद के मुताबिक ही ये हो रहा है सेटल। सेंसेक्स करीब 94 पॉइंट ऊपर, और खास तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अब फाइनली जिन स्टॉक्स ने मजबूती बनाई है उनमें HPCL करीब 0.25% ऊपर है, BPCL लेकिन थोड़ा सा कमजोर है, ONGC फ्लैट दिख रहा है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे कितना दबाव आएगा डिस्काउंट के चलते, अगर आप देखें तो मार्केट का वर्डिक्ट है कि नहीं आएगा, उसकी चिंता फिलहाल बाजार को नहीं नजर आ रही है। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्टॉक जो तानला सॉल्यूशंस की बात सेठी साहब ने कही थी कि डिजिटाइजेशन का फायदा किन कंपनीज को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा गेनर तो यही बना हुआ है अनडाउटेबली। और ये कब बताया था हमारे चैनल में स्टॉक 2020 में, मेरे ख्याल से नीरज ने इसे सबसे पहले शामिल किया, तब से 70-80%। जरा एक महीने का चार्ट दिखाइए TVS का। अच्छा, वागले साहब को तो याद ही है, रोज हेमंत पूछता ही है आपसे चार्ट। वागले साहब, कहाँ से आपने रिकमेंड करना शुरू किया था इसे? 9850-99 जिस दिन था, मैं आपको दिन बोल दूं, आई थिंक 23 नवंबर को। तो डबल हो गया। हाय, क्या भागा है शेयर। और कितनी तेजी बाकी है, अब ये बताइए। अभी तो काफी पहले ये रडार से निकल गया। ये वो आपको वो कुछ होता है ना, वो ब्लू स्काई जोन के क्या कहते हैं आपको टेक्निकल में उसको, मतलब कुछ ऐसा क्या ब्लू स्काई टेरिटरी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल नए ऑल टाइम हाईस पे कोई स्टॉक चला जाता है, मतलब जिसे में हम हिंदी में समझे कि नीला आकाश एकदम खुला हुआ है, मतलब जहां जाना है जाओ, मतलब ये स्टॉक उस रेंज में आ गया। सेठी साहब की नजर भी तो इस थीम पे है, क्या TVS इलेक्ट्रॉनिक्स भी ट्रैक कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल प्रदीप जी, ये स्टॉक भी डिजिटाइजेशन और ये जो डिजिटल पेमेंट्स का बिल्कुल बड़ा बेनिफिशियरी होना है। बट स्टॉक में पिछले, जैसे आपने ठीक बताया, पिछले 15-20 दिनों में ही बहुत अच्छा उछाल देखा गया है, ऑलरेडी 70-80% बढ़ चुका है। तो ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए बिल्कुल एक खरीदारी के लिए रडार पे रखना चाहिए, बट थोड़ा करेक्शन बिल्कुल आ सकता है, तो जब करेक्शन आता है तो उस टाइम पे इस स्टॉक को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो पॉस मशीन को लेकर जो अनाउंसमेंट वित्त मंत्री ने कल कही और नाबार्ड की तरफ से फंड दिए जा रहे हैं, तो 2 लाख मशीनें लगेंगी 1 लाख गांवों में, तो ये एक नया बूस्टर आता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं शायद लोगों को ऐसा लगता है कि इसका फायदा ITI को भी हो सकता है इस पूरी ड्राइव का। राकेश, अगर आपने ITI के चार्ट पे नजर डाली हो, लगातार जिस तरह की मजबूती वो दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रदीप जी, ITI का अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव है। बड़े चार्ट्स के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट हमने 40 रुपीज के ऊपर आते हुए बनते हुए देखा है। और जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 46-47 के लेवल्स क्लियरली मुमकिन है। स्टॉक एक स्ट्रांग बाइंग कैंडिडेट है। टेक्निकली अगर आप बाय कर रहे हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, तो 40 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 40 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर करनी चाहिए खरीदारी ITI में। सरकारी कंपनियों के तो अच्छे दिन चल ही रहे हैं भाई साहब, देखिए सबके सब बढ़े जा रहे हैं, अच्छे से बढ़ रहे हैं, बढ़ भी मजबूती से। अच्छा, एक सरकारी कंपनी थोड़ी कमजोर है, MMTC, जो पिछले दिनों में भागा है ये शेयर, लेकिन कल शाम को बाजार बंद होने के बाद ढीले नतीजे आए, तो थोड़ा सा यहाँ नुकसान है। यूनाइटेड ब्रूअरीज एक और स्टॉक है जहां नुकसान है, और वो नुकसान इस वजह से कि ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहाँ 1375 करोड़ की कुछ एसेट्स सीज करने के आदेश दिए, उसके चलते मेरे ख्याल से थोड़ा सा कमजोर होता दिख रहा है। इलेक्ट्रो स्टील ये नहीं, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, 3 रुपए का तो शेयर मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। तो यहाँ पर थोड़ा कमजोर था, नतीजे आए थे। पूर्वांकरा, ये स्टॉक देखिए 10% मजबूत है, कल बाजार बंद होने के बाद दमदार नतीजे पूर्वांकरा ने पेश किए। क्लेरिस लाइफ, इसके भी नतीजे अच्छे थे, 4% ये ऊपर है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज दमदार नतीजे के बाद 3% ऊपर है। तो ये तमाम शेयर हैं जो अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं आज शुरुआती कारोबार में। मजबूती लगभग सेंचुरी मारता हुआ है इस वक्त सेंसेक्स, और निफ्टी 25 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। तो आशीष जी, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी जहां खुल रहे हैं, खुलते क्या ट्रेड किया जाए फिर? देखिए, जो मेरे हिसाब से तो अगर से 8270 के ऊपर बाजार निकलता है तो फिर एक अच्छा क्लियर ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पे बनता हुआ नजर आएगा। और डेफिनेटली जिस तरह का बिल्डअप लॉन्ग साइड पे हुआ है, तो काफी शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 8220 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन इंट्राडे में भी बनाई जा सकती है।
ओके तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए। रिलायंस डिफेंस एक स्टॉक जहां पर हम एक शानदार शुरुआत आज देख रहे हैं, और खास बात यह है कि प्री ओपन में जो बिड्स आई हैं, अगर आप उसको केवल देखें, लिक्विड स्टॉक है 4-5 लाख शेयर्स वाला, और वहां पे शुरुआत में ही 55 से 60 हजार शेयर्स के बिड्स के साथ ही आज बढ़ा है। लेकिन विकास जी, आपका कोई व्यू है इस पे फंडामेंटली? देखिए, आज तो बिल्कुल बढ़ रहा है, बट डिफेंस एज अ सेक्टर मुझे अच्छा लगता है, बट रिलायंस डिफेंस वुड नॉट बी द स्टॉक विच आई वुड गो फॉर। मुझे अगर आपको छोटी डिफेंस कंपनीज, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो बड़ी कंपनीज में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो पसंद है, BEML है, बट अगर छोटी साइज की कंपनीज देखनी है तो मुझे एस्ट्रा माइक्रोवेव और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, ये दोनों स्टॉक अच्छे लगते हैं और वहां पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ खरीदारी का मौका बन सकता है। चलिए, खरीदारी का मौका तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ही दिख रहा है, क्योंकि 0.5% मजबूत मिड कैप इंडेक्स दिख रहा है आज शुरुआती कारोबार में। तो यहाँ एक अच्छी तेजी का माहौल बनता हुआ आपको नजर आएगा। ऑटो स्टॉक्स लीड करेंगे मजबूती को, टाटा मोटर, आयशर, मारुति, महिंद्रा। ये किस किसने चुने? आपने 2-3 तो आपने बोल दिए, महिंद्रा वगैरह आपको पसंद था, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स ऑटो पर बुलिश। तो ऑटो में तेजी होती दिख रही है, मेटल्स में तेजी होती दिख रही है, ये एक संकेत साफ है आपके लिए। और पूर्वांकरा के चार्ट एक बार राकेश देखकर बता दें, 10% ऊपर खुल रहा है, उसके बाद कुछ बचेगा करने लायक या छोड़ दें फिर? नहीं अनिल जी, डेफिनेटली बचेगा। अगर आप टेक्निकली देखें तो स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, और जिस तरीके से स्टॉक ने, अगर आप देखें नतीजों से पहले एक 43 रुपीज के नीचे एक ब्रेकडाउन दिखाया था, फिर 37-38 के लोज बने थे स्टॉक में। जो आज जो तेजी दिख रही है प्री ओपनिंग के अंदर, और जो लगता है कि अच्छे नतीजों के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल बन रहा है, स्टॉक टेक्निकली अगर आप देखें तो आज एक बाई मोड के अंदर आएगा, एक बॉटम फॉर्मेशन के सिग्नल हैं, और मुझे नहीं लगता है कि यहां से 10% ऊपर खुलने के बाद स्टॉक में जो है तेजी खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से टेक्निकल सेटअप है, 10% बढ़ने के बाद भी अनदर 10% बढ़ने का दम रखता है ये स्टॉक आगे चल के। मुझे लगता है अगर मौका मिलता है तो बाय करना चाहिए 53-54 के लक्ष्य के लिए। ये है इस वक्त आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं हम बाजारों की। बता दें आपको कि क्या होगा। पहले फटाफट देख लीजिए SGX निफ्टी और हमारा बाजार। SGX निफ्टी ज्यादा मजबूत है, हम है 25 पॉइंट ऊपर, लेकिन प्रीमियम में एडजस्ट करेंगे तो लगभग वही आ जाएगा। एशिया देख लीजिए, इससे पहले 40 सेकंड है, फटाफट एशियाई बाजारों पर एक बार नजर डाल दें। निक्केई कमजोर है, वो तो निक्केई मजबूत है, माफ कीजिएगा, हांगकांग कमजोर। निक्केई मजबूत इसलिए कि ये कमजोर हुआ है आपका वहां का येन कमजोर होता तो वहां के बाजार बढ़ जाते हैं। बाकी सब बाजार ठीक ठाक हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे के माहौल में है। हांगकांग जरूर 0.5% के आसपास कमजोर है, चाइना ऊपर है। तो ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर मिली जुली है, बहुत तेजी बहुत मंदी जैसा माहौल है नहीं। तो हम तो पॉजिटिव मान के चलेंगे, फिर ग्लोबल मार्केट को नेगेटिव नहीं मानेंगे कम से कम, क्योंकि यूरोप भी कल मजबूत बंद हुआ, अमेरिका भी मजबूत था, नए रिपोर्ट्स बने हैं, तो ठीक है। अब हमारे यहाँ करेंसी मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन बाकी संकेत अच्छे हैं। चलिए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूत शुरुआत, सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 105 अंक ऊपर और निफ्टी पर 20 अंकों की मजबूती 8267। कल के हाईज के पार खुलता हुआ बाजार आज पहली टिक पर। मिड कैप इंडेक्स में मजबूती है और बैंक निफ्टी भी 18,500 के ऊपर ही खुलता हुआ दिखा है। कहां से आ रही है मजबूती? टाटा मोटर्स डीवायर टॉप गेनर 1.5% ऊपर, आयशर, मारुति, टाटा मोटर्स, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ आज बढ़ रहे हैं। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा, यहां पर सन फार्मा, यहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। ONGC मजबूत है 0.5%, टाटा स्टील मजबूत है 0.5%। तो ये सब स्टॉक्स मिलकर थोड़ी मजबूती दे रहे हैं। कमजोर शेयरों में कोई खास नहीं, ग्रासिम 1% कमजोर है, टॉप लूजर वही है। तो एक भी स्टॉक 1% से ज्यादा कमजोर निफ्टी पर है नहीं। आइए वायदा कारोबार में BEL 1.25% मजबूत है। इसके अलावा आयशर वगैरह की बात हमने कहा, PFC जो पसंद है आशीष को 1.25% मजबूत खुला है। भारतीय एयरटेल 1% मजबूत खुला है। सिंटेक्स, NCC जैसे शेयरों में थोड़ी थोड़ी खरीदारी होती दिख रही है। कमजोर क्या है? JSPL वायदा कारोबार के बैंड में आते हैं। ये सारे डेवलपमेंट जो है नेगेटिव है, 2.5% टूटा है। यूनाइटेड ब्रूज 1.5% टूटा है। मदरसन जो हम बात कर रहे थे कि नहीं चलेगा, देखिए 1% नीचे आ गया ये। IOC कमजोर है, सेल कमजोर है, तो ये थोड़े थोड़े स्टॉक नीचे आए हैं। HDFC और HUL 2 दिग्गज 0.5% कमजोर है। प्रदीप
बिल्कुल, तो ये शुरुआत फिलहाल आपके लिए जिस तरह से हो रही है, थोड़ा सा दबाव ऊपर के लेवल पर है, जो मूड था वो टिक नहीं रहा है यहाँ पर। मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली, कुछ और पीएसयूज की जो हम बात कर रहे थे, आप एमएमटीसी देखिए, यहाँ पर तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली का रुख बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जो सपोर्ट आप बैंकिंग स्टॉक से भी मिलने की उम्मीद करते थे, कल भी बैंक्स थोड़ा सा पीछे थे और आज फ्लैट से नजर आ रहे हैं, तो यहां से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। वॉल्यूम के साथ शुरुआत जहां पर अच्छी होती हुई नजर आई है, जैसे कि हमने पूर्वांकरा पे नजर डाली, रिलायंस डिफेंस की हमने बात की थी, कुछ और छोटे स्टॉक्स में मिर्जा इंटरनेशनल पे नजर रखिए, क्योंकि करीब 50% वॉल्यूम हो चुका है इसके एवरेज वॉल्यूम के सामने अब तक। मिर्जा तो आज टीम में था ना मेरे ख्याल से, स्टॉक 2020 मिर्जा इंटरनेशनल किसी ने टीम में शायद और टानला सॉल्यूशंस भी, जो कि हमारे रडार पे आया था एक्सपर्ट्स की वजह से। और यहाँ देखिए वॉल्यूम करीब 35% का नए हाईज बन चुके हैं। आईटीआई डिजिटल फोकस पूरी तरह से दिख रहा है अनिल जी, आईटीआई भी नया हाई बना रहा है, 2-2.25% ऊपर आ गया है। और टीवीएस यहां पर हम देख रहे हैं आज नया हाई हालांकि नहीं बना, 195 है, अभी 192 ही हुआ है, लेकिन 5% का उछाल। तो ये थीम बिल्कुल मार्केट में क्लियर है, डिजिटाइजेशन का किसको फायदा होगा, उन स्टॉक्स पे खरीदारी की कोशिश। लेकिन जेएसपीएल थोड़ा कम गिरता लग रहा है, सिर्फ 2% ही गिरा है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पहले ही काफी हो चुके हैं, तो अब एक और बुरी खबर की वजह से लोग इतना परेशान नहीं है, या फंडामेंटल थोड़े सुधर रहे हैं, टर्न अराउंड दिख रहा है, स्टील सेक्टर मजबूत है, तो केवल 2% गिर रहा है। इस बीच ये आपका बैंक निफ्टी लाल निशान में आ गया है, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। बैंक निफ्टी 18 हल्का है, लेकिन 18,500 के आसपास है, ये लाल निशान में जरूर आया है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग है, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है, 2 हफ्ते 5% की एक बड़ी ट्रेड हुई है। एमसीएक्स लाइए, बस सब बाकी सब छोड़ दीजिए, सिर्फ एमसीएक्स पे आ जाइए। 25 लाख शेयर, ये एक बड़ा ट्रेड हुआ है। और इसकी क्वांटिटी बताऊं, 5.5% बहुत बड़ी क्वांटिटी क्यों है एमसीएक्स के लिए, वो बता दूं कि सिंगल ओनर को 5% से ज्यादा रखने की वो है नहीं, तो इसका मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टर एमसीएक्स में आया है, 5% ऊपर हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि डील 1300 में हुई, लेकिन ये स्टॉक तो ऐसा है कि ये रुकने वाला है नहीं, जबरदस्त। एमसीएक्स में एक चीज बता दूं आपको, और कल प्रदीप में शाम को एक शो कर रहा था वेल्थ क्रिएशन स्टडीज पर, तो अगले कई सालों के लिए जो वो कहते हैं कि बड़ा पैसा किसी एक स्टॉक में या किसी एक थीम में लगाकर आपको बनाना, तो उसमें एक एक्सचेंजेस की थीम निकल कर आ रही है, क्योंकि ये जब डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, जिससे पैसे सिस्टम में आएंगे, अल्टीमेटली ये जो डिजिटल का ये सब कारोबार जो बढ़ेंगे ना, इसका बड़ा फायदा इन सब कंपनियों को मिलने वाला है। तो एमसीएक्स उनमें से एक हो सकता है। और आज देखिए इतना बड़ा ट्रेड, 5.5% की हिस्सेदारी बदलना मामूली बात नहीं है। आशीष भी मेरे ख्याल से आप गर्दन कुछ हिला रहे थे। अजीत, इसको बहुत क्लोजली हम ट्रैक करते हैं, और अच्छा। मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक एक मेजर, जैसा आपने कहा, एक मेजर ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। सरप्राइज नहीं होगा आने वाले समय में अगर से 2300-2400 के स्तर भी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह का ये फॉर्मेशन है और जिस तरह का मेजर बॉटमिंग आउट इसके अंदर में बनी है, ये अभी भी जो एक मंथली चार्ट पे हमने पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन देखा था, तो ये इस तरह के चार्ट्स जब भी बनते एक बड़ी अपसाइड देखने को मिलती है। शॉर्ट टर्म के अंदर में 1700-1800 के टारगेट देखने को मिलेंगे मैक्सिमम 3-4 महीनों के अंदर में, और अगर से नेक्स्ट एक साल का नजरिया रखे तो 2300-2400 के स्तर इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और विकास, आप फंडामेंटली क्या राय रखते? क्योंकि प्रदीप, मेरे को एक चीज याद है, मैं किसी बाजार के बहुत बड़े दिग्गज के साथ बात कर रहा था, और इस स्टॉक में तो कोई ऐसा दिग्गज है नहीं जिसके पास हिस्सेदारी ना हो, राकेश जी से लेकर लगभग सारे। ये एक एक्सचेंज है जिसके शेयर आपको मिलते हैं फ्रीली, हाँ ले सकते हैं एक्चुअली। बीएसई और एनएसई के तो भी आने वाले। हाँ, एमसीएक्स में अब वो पुराना एमसीएक्स तो रहा नहीं, जिग्नेश शाह वाला, ये तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट, मैक्सिमम सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अगर किसी की है तो वो तो कोटक की है, राइट। और कोटक कैसा मैनेजमेंट आपसे बढ़िया कोई बता नहीं सकता। तो आप जानते हैं बैंकिंग एडिटर है आप, जो जिस तरह से ट्रैक करते हैं, तो कैपिटल मार्केट में तो हिंदुस्तान में अगर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा किसी की पकड़ है ग्रुप की, तो कोटक ग्रुप है। बिल्कुल, तो इसके चलते हालांकि कोटक ये कहते हैं कि वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर है खुद। हाँ, वो ठीक है, वो हम जानते हैं, इस थीम पे बुलिश हैं, और शायद कभी एग्जिट ले भी सकते हैं। एक राय इस पे विकास से ली जाए, मेरे ख्याल से विकास भी इसको ट्रैक करते हैं। विकास, आपको कैसा लगता है एमसीएक्स? मैंने किसी से सुना था कि ये स्टॉक 3 साल में 3000 रुपए होने की ताकत रखता है।
ये बिल्कुल अनिल जी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बाजार के सब नामी गिरामी निवेशक इसमें इन्वेस्टेड हैं और जिस तरह से रिसेंटली सेबी ने बदलाव किए हैं, ऑप्शंस की ट्रेडिंग इनको मंजूर करी है, उसके अलावा जो आने वाले दिनों में एनएससी बीएससी के आईपीओ आने वाले हैं वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। और एक और जो बड़ा बेनिफिशियरी मुझे लगता है वो जो डीमोनेटाइजेशन के कारण जो डब्बा ट्रेडिंग बंद हुई है, तो अब जो कारोबार जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज एक्सचेंजेस में होने लगेगा उसका भी एक मेजर बेनिफिशियरी होगा। और एक सिंगल एक मोनोपोलिस्टिक स्टॉक हो गया, इस तरह का कोई स्टॉक और अवेलेबल है नहीं आज अगर आपको किसी एक्सचेंज को प्ले करना है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है। गिरावट में बिल्कुल लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना चाहिए और मुझे लगता है 3 साल में आपके जो आपने प्राइस बोला 3,000 रुपए का भाव बिल्कुल देखा जा सकता है इस स्टॉक में। बिल्कुल, लेकिन इक्विटी सेगमेंट तो नहीं चल रहा, इसलिए इसको इक्विटी के हिसाब से लेना भी नहीं चाहिए। तो केवल गोल्ड और क्रूड मेनली चलता है। हाँ, गोल्ड, क्रूड और दूसरा अगर थोड़ा बहुत अब बाकी एग्री कमोडिटीज पिकअप कर ले। देखिए एक सिंपल चीज है प्रदीप, गोल्ड में हिंदुस्तान में कभी ट्रेडिंग बंद होगी नहीं, कम होगी नहीं। मतलब हमको इक्विटी को समझाने में लोगों को बहुत टाइम लगा, जितने साल इक्विटी में लोगों को समझाने में लगे ना, एमसेक्स वालों ने उसके 2% एफर्ट में लोगों को गोल्ड की ट्रेडिंग समझा दी। फैक्ट है ये बात, नहीं? बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स और जो दूसरी थीम की हम बात कर रहे थे, तांला सोल्यूशन, सब देखिए करीब 60% वॉल्यूम के साथ नए हाई पर ट्रेड करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। आईटीआई नए हाईस पे है, 3.25% ऊपर है, करीब 50% का वॉल्यूम हो गया और 30% का वॉल्यूम हो गया टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में, माफ कीजिए। राकेश, इन तीनों में से आपको चुनना हो तो क्या क्या चुनेंगे? देखिए प्रदीप जी, काफी मुश्किल है। आईटीआई का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, बट आईटीआई एक प्रेफर्ड पिक होगा क्योंकि ब्रेकआउट के बाद अभी इतना बड़ा रनअप देखने को नहीं मिला है। आईटीआई को भी बाय करके चलना चाहिए। इसके अंदर भी काफी अपसाइड है, टेक्निकली स्ट्रांग हैंड्स में है। तांला सॉल्यूशन की बात करें तो इस स्टॉक ने आज ही के सत्र में 50 रुपए के ऊपर एक बहुत बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया है। एंड अगर आप कंजर्वेटिव बेसिस पे देखें तो भी तांला सॉल्यूशन मुझे लगता नहीं है कि 77 से पहले ये स्टॉक रुकेगा। अभी भी मुझे लगता है देरी नहीं हुई है, तांला सॉल्यूशंस को भी बाय किया जा सकता है। एकमात्र स्टॉक जहां पर नई खरीदारी से मैं बचूंगा वो है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि काफी बड़ा रनअप ब्रेकआउट के बाद देखने को मिल चुका है। कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, बट गिरावट पे स्टॉक को बाय किया जा सकता है। किसी के पास है तो पोजीशन को होल्ड करें। अगर कोई नई चीज इन तीनों में से कुछ नया बाई खरीदना हो तो टॉप पिक तांला सॉल्यूशन रहेगा एज ऑफ नाउ। लेवल 1 मिनट में थोड़ा स्क्रीन पे देख रहा था, मैंने सही सुने ना, क्या 70 बताया आपने तांला के? 77 अनिल जी, 77 50% हो भी सकता है। 50 कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप कोई भी एक वो ट्रेड करते हैं ना, ट्रांजेक्शन करते हैं डिजिटल में, और वो तुरंत जो मैसेज आता है तो वो मैसेज का सॉफ्टवेयर और वो मैसेज भेजने का काम जो करता है वो तांला सॉल्यूशन करता है, लीडर एकदम। और कम से कम इस क्वार्टर में आप देखिएगा रिजल्ट जब आएंगे ना, कम से कम ज्यादा नहीं 50% इनका बिजनेस बढ़ के आने वाला है। मुझे क्या लगता है अनिल जी, सारे जो कंपनीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये अभी सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, इतनी डिमांड है। एग्जैक्टली। आप कोई भी वॉलेट वगैरह यूज करिए, हैंग हो जाता है, तुरंत मैसेज नहीं आ पाता, तो बहुत जबरदस्त। मतलब पहले वो तो मतलब मक्खियां उड़ती रहती थी, ग्राहक आते नहीं थे, वैसे हाल थे। और अब जो लाइन लगी हुई है, मतलब इतना काम ये सब इन कंपनियों के लिए हो रहा है। कितना कर पाएंगे ये देखना। हाँ, तो थीम ही यही है भाई। अब आगे चलते हुए अगले कुछ सालों के लिए डिजिटल मोदी जी ऐसे थोड़ी बार रोज बोलते हैं आपको कि डिजिटल। अब ये डिजिटल इंडिया यही होता है, यही हो रहा है। अब देखिए आप इस बीच स्टॉक 2020 के सुपरस्टार आपके सामने टीवी से इलेक्ट्रॉनिक्स जिस दिन टीम में आता है, नीरज की टीम में, उस दिन तो ये तोड़ फोड़ रिटर्न। आज फिर से 5% पर। हाँ, मिर्जा की हम बात करें तो कहीं तो देखा था 3% मिर्जा ऊपर है, रिलायंस डिफेंस, जीएचसीएल, फिनोलेक्स केबल, इस तमाम कैश मार्केट के स्टॉक्स दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आशीष की टीम देखिए, पूर्वांकरा तो नतीजों के बाद बढ़ना ही था, बारट्रॉनिक्स, प्राज, फॉक्स एंड किंग, क्लेरिस, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो जबरदस्त मजबूत हो रहे हैं। इस बीच एक और शेयर जहां पर बड़ा ट्रेड होता दिख रहा है वो है ग्रेसिम। मेरा ग्रेसिम आपके सामने लाया जाए, 1, 2 और 3 ट्रेड हुए हैं ग्रेसिम में। लगभग 3-4.5 लाख शेयरों का कारोबार ग्रेसिम में हुआ है। डिलीवरी वेस बड़े ट्रेड हुए हैं। जनरली ये स्टॉक ऐसा, इसमें वॉल्यूम ऐसा बहुत देखने को मिलते नहीं है, लेकिन एफएनओ ट्रेडर्स के लिए कहीं कोई मौका दिख रहा है ग्रेसिम में खरीदारी करने का इन बड़े ट्रेड्स के बाद? बताएं आप आशीष। अनिल जी, कुछ खास ट्रेंड नहीं है।
ग्रासिम के अंदर मुझे लगता है कि साइडवेज ही रहेगा, मे बी शायद 870 और 910 ये रेंज के अंदर में ट्रेड करेगा, तो ब्रॉडली नहीं समझ रहा, पर एक बहुत अच्छा ट्रेंड जो मुझे नजर आ रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी पीएफसी की बात की, वो एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आरईसी भी मुझे लगता है एक नया तेजी बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है, यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 134 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 141 तक के टारगेट्स आरईसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक छोटा स्टॉक नजर आ रहा है राकेश, अगर आप इसका चार्ट देखें, दीपक नाइट्राइट, इस स्टॉक पे जो 3% की तेजी आज बनी है, वॉल्यूम सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 50,000 शेयर ही दिन के ट्रेड होते हैं इस स्टॉक में, पर आज अभी तक 15-20 हजार शेयर ट्रेड हो गए। कौन सा? दीपक नाइट्राइट। हाँ, दीपक BWNI। ये मिला अब फाइनली हमारी स्क्रीन पे। 100 रुपए का लेवल तोड़ने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। राकेश, क्या कहते हैं चार्ट्स इसके? प्रदीप जी, चार्ट्स काफी पॉजिटिव हैं। कल के सत्र में ही स्टॉक के अंदर 94 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, 92 नीचे में एक अच्छा बेस है, और जिस तरीके से ये टेक्निकल पैटर्न्स हैं इसके, मुझे लगता है 100 रुपए के लेवल डेफिनेटली आज टूटेंगे क्लोजिंग बेसिस में। शॉर्ट टर्म में 105, 106 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के नजरिए से एक अच्छा बाय है मौजूदा स्तरों पर। ओके, अच्छा, एक चीज ये है, हम इतनी डिजिटल की बात करें, एक स्टॉक जो मैं देखा 2-3 दिनों से, वो लाइए जरा, क्विक हील का शेयर बुक हो रहा है आज। अच्छा, आज नीचे है। ओके, 2.5%। इसका थोड़ा क्विक हिल भाई साहब लाइए। हाँ, ये पिछले 5-7 दिनों का चार्ट बताइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले दिन, अच्छा, आज 25% चला है अनिल जी ये इस हफ्ते 4 दिनों में 25% चला था। अब आज ये गिर रहा है, लेकिन खास बात, अभी तक 80% वॉल्यूम हो चुका है, यानी बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेडर्स ने बोला चलो फ्राइडे प्रॉफिट बुक कर लो। हाँ, एक्चुअली फ्राइडे फीवर है ये। लेकिन हाँ, इस स्टॉक के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ये कंपनी क्या करती है, एंटीवायरस बनाने का काम करती है। ठीक है, मतलब आपके कंप्यूटर में, मोबाइल पे अगर आप कोई भी ये ट्रांजेक्शन करते हैं तो वायरस नहीं घुसना चाहिए, तो वो ये कारोबार करते हैं। मैं दिवाली का शो कर रहा था रमेश दमानी जी के पास साथ में, तो दमानी जी से मैंने पूछा, सर कोई तो थीम बताइए ऐसी जो आगे चलेगी। तो उन्होंने नाम नहीं लिया, घुमा फिरा के बोला साफ, देखिए ये डिजिटल से जुड़े हुए, मोबाइल से जुड़े हुए, इंटरनेट ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए ये शेयर बहुत चलेंगे, इसमें जो वायरस बनाने का, सिक्योरिटी देने का काम। मैंने कहा स्टॉक तो एक ही है सर लिस्टेड। बोले मैं नाम नहीं लूंगा, ये तो एक ही, ये बात सही है। तो ये क्विक हिल था जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे थे। तो क्विक हिल देखिए, ये एक स्टॉक है जहां मतलब आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे मोबाइल पे तो ये सोचेंगे ना कि वायरस ना है। आपके व्हाट्सएप के मैसेज बचाने के लिए तो आप एंटीवायरस नहीं लगाते। ठीक बात है, पर पैसे के लिए तो लगाएंगे। तो अब ये है ना, अब मैं वागले साहब मुझे ये बताइए कि ये कहाँ लेना चाहिए। आज तो जैसा प्रदीप कह रहे हैं एकदम परफेक्ट है, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो ठीक है, आने दें, भागा भी है, तो लेना कहाँ चाहिए, वो लेवल बताइए आप। अनिल जी, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा गिरेगा, 270 के नीचे नहीं जाएगा, तो करंटली 282 है। ऑन द अपसाइड ये 320 का अगर आपको व्यू है, जो मेरा व्यू है, मुझे लगता है ये यही लेवल पे लेना चाहिए। 5-10 रुपए इधर उधर हो सकता है। 265, 268 का स्टॉप लॉस रखे, 320, 325 का 1 से 2 हफ्ते का या मे बी 3 हफ्ते का व्यू है, तो मैं समझता हूं यहां पर बाय करके चल सकते हैं। ओके, संभलने की कोशिश यहाँ पे लगातार जारी है, और तानला सोल्यूशन इस बीच देखिए 12% भागता ही जा रहा है, बिल्कुल एक तरफा। ये थीम तो बाजार को समझ में आ गई ऐसा लगता है। अच्छा, एक और स्टॉक प्राज इंडस्ट्रीज का था जो नीरज की टीम में भी शामिल था, करीब 60% वॉल्यूम अब तक इस स्टॉक पे हो चुके हैं। राकेश, प्राज के चार्ट पे टेक्निकली क्या टारगेट दिख रहा है आपको? देखिए प्रदीप जी, प्राज का चार्ट देखें तो टेक्निकली स्टॉक का पैटर्न ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम प्ले हो। स्टॉक में आज एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम उछाल देखने को मिल रहा है, बट टेक्निकली ऊपर में 84, 85 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। जब तक अगर ये लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे टूटे तब स्टॉक एक टेक्निकली एक बाय मोड पे आता है, एल्स टेक्निकली मुझे लगता है ये एक पुल बैक है। 85 के लेवल्स अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूटे तब स्टॉक एक टेक्निकली स्ट्रांग बाय मोड में आएगा। प्राज, एक चीज मैं देख रहा था अभी, मैं सुबह से वागले सब सोचा था एक्चुअली, रोज तो हेमंत के साथ शो करते हैं, आज प्रदीप के साथ शो कर रहे हैं। प्रदीप एक खास बात जो ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हम नहीं करते, आपने नोटिस की क्या है? वॉल्यूम।
हम रोज प्राइस की तरफ देखते रहते हैं। प्रदीप जो चीज ऑब्जर्व करे वो वॉल्यूम के साथ करें, ये इनकी खासियत। प्रदीप और क्या ऐसा दिख रहा है वॉल्यूम के साथ? थोड़ा टेक्निकल वागले जी ने सिखाया ना, उसमें वॉल्यूम नहीं सीखने वॉल्यूम ब्रेकआउट होना चाहिए। मैं भी आपसे सीख रहा हूँ कि वॉल्यूम पे भी इस तरह से नजर रखनी चाहिए उसमें। तो और कहाँ क्या कुछ ऐसा एक्शन दिख रहा है? एक्चुअली अनिल जी, आप ये जो देखते हैं इसका रियल इम्पैक्ट आफ्टरनून में आएगा, क्योंकि पूरा दिन का वॉल्यूम। अच्छा, तो ये आखिरी सदा की तैयारी कर रहे हैं, मुझे अब पता चला। वो दीपक नाइट्रेट देखिए जो 3% था वो 9% हो गया, क्योंकि वॉल्यूम तो था, प्राइस अब आ गया। बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब एकदम सही जा रहे हैं आप। एक्चुअली प्रदीप भी बताइए अब और कौन सा ढूंढा है ऐसा कोई? बिल्कुल, आपके फेवरेट फर्स्ट सोर्स पे आप नजर डालिए, करीब 66% के आसपास का वॉल्यूम यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। वागले साहब क्या कहेंगे, अभी भी मौका है? गैप से खुला है, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं, लेकिन अभी भी मौका है। मैं 44-45 का व्यू लेके चलता हूं, और ये आज का व्यू नहीं है, 2 से 3 हफ्तों का व्यू है, तो अभी भी मौका है। ये लेवल पे भी बाय कर सकते हैं 37 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 45। अच्छा, एक और शेयर ये मुझे दिख रहा है कल्याणी इन्वेस्टमेंट, ये देखिए जरा, क्योंकि ये स्टॉक भी भागा है 3-4% ऊपर। कल भी मेरे ख्याल से मजबूत है। ये वो भारत फोर्ज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है कल्याणी इन्वेस्टमेंट, हाँ ये वाला। क्योंकि देखिए कल भारत फौज कितना 6-7, अगले साहब कितना भागा था? 6-7%। हाँ 7% को। तो आप छोड़िए भारत फौज के, इसके चार्ट देखिए, क्योंकि ये भारत फौज ग्रुप के सारे स्टॉक तेज दौड़ लगा रहे हैं। ये होल्डिंग कंपनी, मेरे ख्याल से ये मैंने पहले शायद कहीं तो कवर हुआ था, तो वो 1700-1800 रुपए का भाव हुआ करता था। थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे आइडिया लगेगा। 12 महीने में तो 3 महीने का चार्ट दिखाइए। हाँ देखिए 1850, 1900 के आसपास का हाई दिख रहा है, तो अच्छा करेक्शन हुआ। वैल्यू जबरदस्त है शेयर में, और भारत फौज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। मेरे ख्याल से इसमें प्रदीप नहीं तो भी इस शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू 5 से 6 हजार रुपए होता है। तो ये होल्डिंग कंपनी का आप 50%, 60%, 70% भी डिस्काउंट दें तो कितना होता है? इससे ज्यादा तो क्या देंगे? बिल्कुल, लेकिन इसमें आमतौर पे ऐसे होता है कि पहले आप भारत फौज लेंगे, जब भारत फौज यहाँ से 20-30% बढ़ जाएगा, वापस से 1400 पे आएगा, तब वो बेच करके कल्याणी ले सकते हैं। एग्जैक्टली, वो इन्वेस्टमेंट में बाद में डिस्काउंट कंप्रेस होता है। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर 6,000-5,000 रुपए इसकी फेयर वैल्यू है, इनके पास जो अच्छी खासी होल्डिंग है भारत फौज की, बीएफ यूटिलिटीज की, कल्याणी स्टील की, उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये स्टॉक का मतलब एक तरह से आराम से अगर 2,500-3 हजार रुपए का भी भाव हो इसका फेयर वैल्यू। अब वो प्रॉब्लम यही कि ये सारी होल्डिंग कंपनियों में ये भाव कब बनेंगे ये पता नहीं, लेकिन वैल्यू है, इसमें आपको खोने की रिस्क कम हो जाती है। ये तो है ना? चार्ट्स क्या बोल रहे हैं सर? थोड़ा इलिक्विड है अनिल जी, लेकिन मुझे लगता है 1420-1430 तक कुछ दिनों में जा सकता है, इतना मोमेंटम दिखता है। 100 रुपए का मौका। स्टॉप बताइए। नहीं ऐसे शेयर में स्टॉप लॉस बताइए, खाली 1400 ऊपर का टारगेट मत दो। लो ही स्टॉप लॉस होगा। दोनों चीज देना जरूरी है, क्योंकि क्या है वो लोग फिर है ना ढूंढेंगे आपको नहीं। 1250 का लो दिख रहा है इनफैक्ट हमारे स्क्रीन पे, तो 1250 पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहां से करीब 100 रुपए की तेजी की उम्मीद करेंगे। दिग्गजों में एक काउंटर है इन्फोसिस, जहां पर आप देखिए वॉल्यूम अब करीब 37 से 40% की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत आप क्या वॉल्यूम पकड़ रहे हैं? 2.5 लाख शेयर का एक ब्लॉक हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए इन्फोसिस के बारे में जब ये सब नहीं हुआ था, इन्फोसिस करीब 1050 पे था, तो एक फंड मैनेजर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि इन्फोसिस के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, लेने वाला भाव आएगा 850-900 के आसपास। तो बोले वो तो आएगा ही नहीं, लेकिन आ गया। पैनिक में 900 का भाव दिखा दिया। तो जब लोग इतना कॉन्फिडेंट थे कि वो भाव तो आएगा ही नहीं, और वहां पे अगर लोगों ने नीचे लिया है, तो अब तो एक स्ट्रांग बेस बन गया इसके लिए। अच्छा, मेरे को एक स्टॉक दिख रहा है वॉल्यूम के हिसाब से। मैं आज एक्चुअली ये सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स के चक्कर में एफएनओ स्टॉक्स में देख ही नहीं पाया। नहीं तो जनरली मैं तो सुबह ये सब कैश के स्टॉक्स जनरली हेमंत देखता रहता है और मैं ये करता हूं। तो अभी देखिए 0.25% ऊपर है पीएफसी, टॉप गेनर है ओपन इंटरेस्ट में। आज 5% पीएफसी का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 6.25 लाख शेयर नए जुड़े हैं पीएफसी किसी ने तो रिकमेंड किया था, किसने? आशीष। अच्छा हाँ राइट, मैं बोला भी था कि पीएफसी आपका रह गया। आशीष जी 135 के पार। अब बताइए कितनी और तेजी बाकी है इसमें? अनिल जी तेजी तो अभी शुरू हो रही है, क्योंकि 52 वीक हाई पे अब आया है स्टॉक, और ओपन इंटरेस्ट में जबरदस्त इजाफा भी देखने को मिल रहा है। तो आरईसी, पीएफसी, ये दोनों ही स्टॉक मुझे लगता है कम से कम यहाँ से 5-7% की बढ़त नेक्स्ट 5-7 दिनों के अंदर में दिखा सकते हैं। तो ये पावरफुल कॉल है अनिल। वागले साहब भी सही ला रहे, कुछ दिखा सर? अगर ये एक स्विंग हाई है 136.30 का फ्यूचर्स में, कल अपने कौन सा स्पॉट जो 40 रुपए 10 मिनट में SRF
SRF 70 रुपए। हाँ, वैसे मूव 136.30 फ्यूचर्स के ऊपर जाएगा तो आएगी 136.30 एक मिनट ये स्विंग हाई है 10 दिन पहले का, 7 दिन पहले का। ओके, फिलहाल एक 30 पैसे नीचे है, तो उसके ऊपर निकल जाता है 136 के, तो एक मतलब बेसिकली आज का हाई क्रॉस कर दिया इसने। आज का तो हाई क्रॉस आज नहीं, आज का हाई 136.30 है। हाँ, ओके, तो आपके मुंह से हाई वही बना, देख लीजिए। वो निकलेगा तो ₹1 का स्टॉप लॉस रख के 3-4 रुपए का टारगेट 1 या 2 दिन का। भाग्य साहब एक और चार्ट देख लीजिए, इंटेलेक्ट डिजाइन एरीना, यहाँ पर बड़ी तगड़ी बाइंग होती हुई नजर आ रही है आज शुरुआती ट्रेड में, और हम देख रहे हैं चूंकि छोटे टेक्नोलॉजी और IT में फोकस है तो ये भी चल सकता है। पैटर्न इसके यहाँ चार्ट देख के रखिए, मैं तुरंत एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। तो एक तो ये इंटेलेक्ट डिजाइन है ना, इस पर लाए लेंगे, और अच्छा एक दो और स्टॉक्स हैं ये दिख रहे हैं एक्शन वाले, हम फटाफट आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। और अनिल जी, आपने ब्रेक ले लिया तो देखिए इंटेलेक्ट डिजाइन कहां पहुंच गया, 160 हो गया, 154 पे हम बात कर रहे थे। अब कुछ बचा है वाले साहब? मे बी फॉर द डे शायद 1 या 2 रुपए ही बचे, 2 या 3 रुपए, लेकिन पोजिशनल तौर पे 180-185 का व्यू बनता है वीकली, तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा स्पेस रखे, फॉर नीचे आता है तो करेक्शन पे बाय करें। 153 का स्टॉप लॉस होगा, 180 का टारगेट होगा। अच्छा, एक और सरकारी कंपनी, ये हमारे बिग बुल PSU के आशीष चतुर्मुखा जी, IGL में भी कुछ ऐसा है क्या? देखिए IGL, क्योंकि मैं क्यों पूछ रहा हूँ IGL आपको, स्टॉक तो 5% ही बढ़ा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो IGL में मुझे वॉल्यूम के साथ एक्शन तो आता दिख रहा है, कुछ खरीदारी का मौका है? अनिल जी, लास्ट वीक हमने इसको भी रिकमेंड किया था 830 के आसपास, और ये वो छोड़ो, अभी का बताओ आप तो। हाँ, अभी तो शुरू हुआ है अनिल जी, 4 वीक के हाई पे खड़ा है। हाँ। और स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट 4% का ऐड हो चुका है, तो क्लियरली 920 की तरफ जा रहा है। लास्ट टाइम भी हमने 920 का ही टारगेट दिया था, और अभी भी मुझे लगता है 920 की तरफ ही बढ़ रहा है। स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा, आज 850 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेड कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल देखो इनका, ये एक तरफ तो बोले 4 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर खड़ा है, और बोले अभी तो चालू हुआ है। तो मतलब 1 महीने के हाईएस्ट लेवल पे भी बोल रहे कि अभी चालू हुआ है। बढ़िया है। HCL इन्फोसिस, इस पे नजर रखनी चाहिए। इंटेलेक्ट तो देखिए 162 हो गया। HCL इन्फोसिस करीब 3.5-4% अभी तक चला है, और 65-70% के वॉल्यूम तो यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। राकेश, HCL इन्फोसिस के चार्ट आपको कैसे दिखते हैं? प्रदीप जी, काफी पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है, और काफी बड़ी रेंज से कल स्टॉक काफी समय बाद निकला है, और जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल पैटर्न है, स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है स्टॉक एक तैयारी कर रहा है, 64-65 का एक मेजर नेकलाइन है, उसे तोड़ने की तैयारी कर रहा है, और एक बार 64-65 के लेवल्स टूटते हैं तो काफी बड़ी तेजी टूवर्ड्स 80 तक की देखने को मिल सकती है। स्टॉक को मौजूदा स्तरों पर बाय करना चाहिए, और एक बार ये 65 की नेकलाइन डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पर टूटे तब इसमें फर्दर एड ऑन करना चाहिए। ओके, एक और स्टॉक जो अब चलना शुरू, आपका लेट मूवर, ये प्रोजोन, जो आप कह रहे थे विकास जी, आपने चुना था ना इसको? हाँ, प्रोजोन। पहले ये बताइए स्टोरी क्या है प्रोजोन, आपने जो उस समय तो खाली आपने बोला ये खरीदिए, क्यों पसंद है, और ये अब चलना शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये आपके सामने। हाँ, प्रोजोन 3% ऊपर है, बताइए इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, मैंने पहले भी बताया था, ये एक लो कॉस्ट हाउसिंग की कंपनी है जो छोटे गांव और छोटे टाउन्स में काम करती है। जिस तरह से सरकार का फोकस है, एक बेहतरीन अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी। इस क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे थे, और सबसे अच्छी बात है बाजार के जो दिग्गज निवेशक है उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट जताया है, उन्होंने भी इसमें हिस्सेदारी खरीदी है, और ये स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से, जो उस न्यूज के दौरान इसने अपने हाईस टच किए थे, वहां से अच्छा खासा करेक्शन के बाद इन लेवल्स पे आ गया है, तो यहां से मुझे लगता है बिल्कुल अपसाइड इस स्टॉक में बनी रहेगी। हाँ, याद आया, राधा किशन दमानी जी ने खरीदारी की थी, उन्होंने ही की थी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल अनिल जी। हाँ, नाम लीजिए तो सर, घबराते क्यों? बिल्कुल, आप बड़े निवेशक को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो थीम बन रही है कि ये गरीब कल्याण योजना में, या इसके अलावा भी सरकार अब पुश करेगी हाउसिंग को, तो इसका फायदा किसको किसको हो सकता है? तो हमने टाइल्स में तेजी देखी। अब सेंचुरी प्लाई एक स्टॉक आज चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वागले साहब, क्या लगता है आपको, क्या इसमें भी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है, चलेगा? सेंचुरी प्लाई बोर्ड्स, यही है ना 170 वाला? बिल्कुल।
176 अगर ब्रेक करता है तो मुझे लगता है ये 182 183 की तरफ जा सकता है, और वो भी इंट्राडे में। आपके कहते ही निकल गया 177 तो 183 का व्यू बैठता है। ये कौन सा सेंचुरी प्लाई? ये प्लाई वालों को क्या फायदा होगा वैसे? कुछ ऐसा घर बनाएंगे तो आप दरवाजे भी लगाएंगे, फर्नीचर भी बनाएंगे, तो टाइल्स भी लगाएंगे तो टाइल्स चलेगी, पेंट कराएंगे तो पेंट भी चलेगा। हालांकि रूरल हाउसिंग में पेंट के लिए मौका नहीं है, लेकिन ये तो कुछ श्योर शॉट लगता है कि इनको तो फायदा जरूर होना चाहिए, सीमेंट को फायदा होगा। क्या टारगेट क्या दिया सर आपने? मैंने 184 185 तक का व्यू बैठता है, अभी 177 और स्टॉप लॉस। अच्छा, और मत पूछिए स्टॉप लॉस की इसमें जरूर मैं अब मैं बता दूं ये शेयर क्यों चलेगा। ठीक है, प्रदीप जी ने आइडेंटिफाई कर दिया है, आपके चार्ट पे सिग्नल आ गया। परसों नहीं, पिछली बार परसों तो हमने किया था इंटरव्यू उदयन मुखर्जी का, उदयन सरकार, उसके पहले वाला जो इंटरव्यू किया था डीमोनेटाइजेशन के बाद, तो उन्होंने जनरली उदयन सर कभी कैश मार्केट के स्टॉक का तो नाम लेंगे ही नहीं, ठीक है, हार्डली कभी उनकी रिकमेंडेशन आती होगी। सेंचुरी प्लाई ये स्टॉक था जो उनके मुंह से निकला, उन्होंने बोला कि ये इस तरह के शेयरों को खरीदना चाहिए जहां कंजम्पशन स्टोरी दमदार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट लीडर है, तो जो ये डिमोनेटाइजेशन होंगे जो सब लोगों को ये जो खरीदने पड़ेंगे। एक्चुअली वो बीच में बेफिक्र वाला वो आया तो मैं भी देखा कि हमारे क्या इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। तो वो सेंचुरी प्लाई के ऊपर उनका ये कहना था कि इस तरह के शेयरों में बनेगी तेजी, ये फंडामेंटली मजबूत, अच्छी बैलेंस शीट, मजबूत पेरेंटेज वाले जो स्टॉक है इनमें खरीदारी करनी चाहिए। बताइए विकास, क्या राय है आपकी? नहीं, बिल्कुल, ये जो फंडामेंटली अच्छी कंपनियां हैं और जो हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा तो उससे बिल्कुल ये जो प्लाई बनाने वाली कंपनी, टाइल्स बनाने वाली कंपनीज, पेंट वाली कंपनीज, इन सबको एक मेजर बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो अच्छी लीडिंग कंपनीज है जो इन सेक्टर में, उनमें बिल्कुल ये जो गिरावट आई हुई है इसमें निवेश करना चाहिए और लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। मुझे लगता है साल 2 साल में यहाँ बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। साल 2 साल के लिहाज से यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये फंडामेंटल स्टॉक है, रोज चले जरूरी नहीं, लेकिन आजकल तो माहौल ऐसा है कि स्टॉक बोलने की देर रोज चल जाते हैं। वागले साहब के चार्ट पे सिग्नल आया नहीं कि स्टॉक भागना शुरू कर देते हैं। और कौन सा सबसे बढ़िया एग्जांपल था? इंटेलेक्ट, जो चार्ट देखने के पहले ही भाग गया। कितना ऊपर है अब? 163 हो गया। 163, वाह। तो आज प्रदीप जी जो 12% 17 रुपए बढ़ा, गजब। स्टॉक्स देखिए क्या क्या भागे। एमसीएक्स जो सुबह आइडेंटिफाई किया, देखिए एमसीएक्स अब भी 40 रुपए ऊपर है। क्विक हील देखिए नीचे से 20 रुपए बढ़ गया। ये तमाम शेयर भागे। हाँ, एक और स्टॉक का, अच्छा आपने कुछ एफएनओ में आइडेंटिफाई किया? बायोकॉन की मैं बात कर रहा था। ओपन इंटरेस्ट में अच्छा एडिशन हुआ है और 2-3 दिन का हाई इसके अंदर निकला है, तो मेरा मानना है 965 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 926 का एक छोटा स्टॉप लॉस रख के भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 965 जी। एक तो आशीष जी के टारगेट इतने जबरदस्त होता है। अच्छा, हासिल होते हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्त होते हैं मतलब खाली ऐसे ही दे रहे हैं। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या बताया आशीष जी? 926 926 जी। 926 का स्टॉप लॉस और 965 का टारगेट। बायोकॉन, एफएनओ स्पेस का स्टॉक, हाँ पोजीशन तो बन रही है, आप सही कह रहे हैं, पोजीशन बनी। 3% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा, 75-76 हजार शेयर जुड़े हैं इस वक्त। तो एक्चुअली आप ये देखिए मत कि सेंसेक्स निफ्टी में क्या हो रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक कैश मार्केट में जो एक्शन है वो जबरदस्त है। हाँ, बैंक निफ्टी एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जिससे दबाव बनना। चलिए, पीएफसी ने नया हाई बना दिया है। अच्छा, बन गया है? बिल्कुल। वाह, आशीष जी तो सरकारी कंपनियों में जो तेजी बनाने में लगे हैं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग। लेकिन बहुत सारे स्टॉक से बात कर सकते थे, लेकिन अब विदा लेने का वक्त है क्योंकि समय हो गया। वागले साहब, हैप्पी वीकेंड। और आशीष जी और साथ ही राकेश बंसल जी और हमारे विकास सेठी जी भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और ब्रेक में जाने से पहले एक खास बात बताते हैं आज आपको। 12:27 पर आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ बड़ा स्पेशल बताने वाले हैं। कौन स्पेशल क्या है? ऐसे शेयर जिनमें आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट करें, आराम से चैन की नींद ले सकेंगे। ऐसे शेयर, बेहतरीन पिक्स। ये आज खास शो होगा, शुक्रवार है, लेकिन इससे पहले ब्रेक के बाद हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज कुंज बंसल साहब जुड़ने वाले हैं। उनसे पूछेंगे बाजार के आगे के डायरेक्शन पर राय, और ये डीमोनेटाइजेशन के बाद जिनके पास, लोगों के पास पैसा कम बच गया है, वो और बड़ा पैसा कैसे बनाएं, ये उनको पूछेंगे इस ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका एक बार फिर, और एक बार की बाजार पे आप नजर डालें तो 8250 के नीचे फिसलता हुआ आपको निफ्टी दिखाई देगा, और निफ्टी बैंक अब करीब 50 पॉइंट नीचे है। ऊपर के लेवल पर बाजार टिके नहीं है, मुनाफा वसूली देखने को मिली है। और यहां पर अब मार्केट का व्यू क्या लेना चाहिए आपको? क्या ये फ्राइडे फैक्टर है या वाकई बाजार एक अच्छी तेजी के बाद कहीं थक रहे हैं? हमारे साथ सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के ईडी और सीआईओ कुंज बंसल अब जुड़ रहे हैं। कुंज, दो झटके जो बाजार को बड़े लगे थे, अब बाजार ने उनको डाइजेस्ट कर लिया है, सारी बुरी खबरें डिस्काउंट हो गई, कल हमने बड़ी अच्छी तेजी देखी। आपको लगता है कि अब पोजिशनली तेजी करने का वक्त है, या फिर अपने पोर्टफोलियो में जो एडिशन करने के लिए आप इंतजार कर रहे थे वो कर लेने का वक्त आ चुका है? जी हाँ, काश इन प्रश्नों के जवाब मेरे पास होते। बाजार को शॉर्ट टर्म में डायरेक्शन समझ पाना और दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज अगर वैसा होता तो पैसा बनाना बहुत इजी होता। दो झटके आपने बोला बाजार ने एडजस्ट कर लिए हैं, दो झटके और आने वाले हैं अगले 1-1.5 महीने में। हम देखें तो एक अगले हफ्ते ही है, यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन आएगा, और उसके बाद हम थोड़ा सा 1-1.5 महीने के अंतराल पे जाएं तो बजट है जो सबसे बड़ा इवेंट एक होएगा। तो कहना मुश्किल है, उस बीच में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे दिसंबर क्वार्टर के, और जैसा विजिबली लग रहा है और बात करके भी कंपनी से और थोड़ा सा स्टडी करके एनालिसिस करके भी लग रहा है कि बहुत सारे सेक्टर्स में क्लियरली डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और उसका इफेक्ट नंबर्स पे आएगा। अब सवाल यह है कि इन सब चीजों को मार्केट किस तरह देखेगा। अब तो मार्केट पिछले 2-3 दिन में बढ़ गया है, बट अगर हम सितंबर के हाई से बीच में नवंबर के लो पे देखें तो बाजार 10% करेक्ट हो गया था, और उस 10% करेक्शन के प्रोसेस में स्टॉक्स करीब 25-30% करेक्ट हो गए थे। कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी वो 25-30% का लेवल तो नहीं, बट 20-25% करेक्शन पे अभी भी है। तो मुझे लगता है अब बाजार इसको किस तरह लेगा, वेदर ये नेगेटिव आएंगे, उनको रिजल्ट जब आएंगे तो और नीचे जाएंगे स्टॉक, या अगर पॉजिटिविटी आती है बजट के इंडिकेशंस के लिए तो बाजार ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है। ये कॉल लेना तो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा चैलेंज है। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरे व्यू में अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रीसेंट पीक से बाजार अभी भी करीब 5-6% और इंडिविजुअल स्टॉक 20-25% डाउन है, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिनके बारे में मैं बात भी करूंगा। तो मुझे लगता है मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्लियरली अभी भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, विद द राइडर की मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन वापस से आ सकता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि देखिए, आपको 300 पे आईसीआईसीआई बैंक महंगा लग रहा था, अब 260 पे सब डिस्काउंट हो गया ना? जी हाँ, बहुत एक लेमन टर्म्स में बोले हैं, और या बल्कि मैं उसको और थोड़ा सा दूसरा बोलूं कि बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि मार्केट में पैसा कैसे बनाना है, तो बाय लो एंड सेल हाई। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है इक्विटी मार्केट में। हम लोग जब एक आम आदमी, एक स्मॉल इन्वेस्टर या ट्रेडर भी, जब बहुत तेजी होती है तो बाजार में पॉजिटिव हो जाता है, और जब मंदी होती है तो नेगेटिव हो जाता है। पर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए 300 रुपए वाला स्टॉक 260 रुपए में मिल रहा है, तो करीब करीब सारी नेगेटिविटीज बिल्ड इन है। एक ट्रेडर के लिए डिपेंड करेगा, ट्रेडर हमेशा शॉर्ट टर्म बाजार की धारणा को पकड़ने की कोशिश करता है, और वो धारणा अगर मान लीजिए यूएस फेड के डिसीजन से या किसी भी वजह से नेगेटिव हो जाती है तो उसको अपना स्टॉप लॉस काटने के लिए तैयार रहना चाहिए। पर आपकी बात सही है कि मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए नेगेटिविटीज, ये जो करीब 15% करेक्शन स्टॉक में हो गया है उसमें बिल्ड इन है, और वो एक पोजीशन खरीद के थोड़ा रखने के हिसाब से बना सकता है। और स्पीड देखिए, शीला फोम की लिस्टिंग 860 रुपए, अनिल जी 130 रुपए का फायदा। अंदाजा तो था भागेगा, लेकिन इतना प्री ओपनिंग सेशन में भाग जाएगा ये अंदाजा नहीं था। तो वो सारे रिटेल इन्वेस्टर जो इस पे नेगेटिव थे वो गलत साबित हो गए, ग्रे मार्केट गलत साबित हो गया। मैं तो ये सोचता हूँ जो 41% लोगों ने भरा है रिटेल, वो समझदार साबित हुए। उनका पैसा बनेगा, जो हिम्मत करके रिस्क लेगा उसका पैसा बनेगा। और हाँ, ये मुझे लग रहा था कि 800 तो होना चाहिए, और अभी इस स्टॉक को ट्रेड करने का सिंपल तरीका ये आईपीओ का, जो हम फॉर्मूला हर रोज लगाते हैं आईपीओ की लिस्टिंग के दिन, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि 730 का होना चाहिए, अब इसको आप और ऊपर ले जाइए, फर्ज करें 860 ही लिस्ट होता है, तो 800-820 की रेंज में कहीं आप ये मानकर चले कि उसके नीचे जाएं तो प्रॉफिट बुक करना शुरू करें, अदरवाइज होल्ड करिए, या फिर 860-900 की रेंज में थोड़ा प्रॉफिट ले लेने में हर्ज नहीं, क्योंकि अच्छे इन्वेस्टर हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन शेयर महंगा हो जाएगा। जो रह गए वो आएंगे नहीं लेने, नहीं मिलेगा। और जिनको 700 एक और इसमें वो ये सवाल बोलते हैं, अब मुझे बताइए जिसको 730 में महंगा लग रहा था वो 860 में कैसे ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो होगा ये, बाइंग आएगी लेकिन थोड़े निचले स्तरों पर। और एक चीज ध्यान रखें, 900, 950, 950 हो जाए ना, थोड़ा फिर महंगा हो जाएगा वैल्यूएशन के लिहाज से, तो थोड़ा ऊपर के लेवल पे फिर प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन बढ़िया है,
अच्छा पैसा बना, इसलिए हम कह रहे थे कि बेचने की जल्दबाजी मत कीजिए शीला फोम में। भले इशू के रेस्पॉन्स का और इशू की शेयर की प्राइस में जरूरी नहीं कि कोरिलेशन 100% हो। मार्केट का मूड भी जैसा था उस वक्त, उस वक्त हौसला जुटाना भी बड़ा मुश्किल था। अच्छे से अच्छा ब्रांड हो, सबको ये लगा कि शायद नीचे मिलेगा, लिस्टिंग खराबी होगी, उसके बाद ले लेंगे। ठीक बात है। अच्छा कुंज, ये बताइए कि पैसा कहां लगाया जाए इस बाजार में? जी हाँ, मैं कुछ एक दो आइडिया शेयर करूंगा, और उसके पहले, हालांकि आपने पूछा नहीं है, बट क्योंकि आप शीला फोम की बात कर रहे थे और आपके दर्शक छोटे निवेशक भी होते हैं, तो मैं बता दूं कि एक थोड़ा सा कॉशन जरूर रहना चाहिए। आईपीओ के पहले दिन का प्राइस मूवमेंट को गाइडलाइन नहीं लिया जा सकता। मैं न नेगेटिव न पॉजिटिव और सेबी की गाइडलाइंस के टर्म्स में इस कंपनी पे रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूं, बट एक जस्ट पिछले कई सारे आईपीओज का हम पैटर्न देखें तो शुरू के जो लिस्टिंग के 1-2 दिन या हफ्ते 10 दिन के मूवमेंट को बहुत ही कॉशियसली लेना चाहिए। उससे आगे चलें तो इस मार्केट में पैसा कहां लगाएं, तो उसके ढूंढने के लिए मैं ये कहूंगा कि 3 क्राइटेरिया सबसे पहले हम यूज करें इस बाजार में। कि जैसा मैंने कहा, बाजार 7-8% इंडेक्स टर्म्स में करेक्ट हुआ है सितंबर के पीक से, और स्टॉक्स इंडिविजुअली करेक्ट हुए हैं, तो आइडियली वो स्टॉक्स ढूंढें जहां करेक्शन हो गया है, क्योंकि एक अच्छा प्राइस पॉइंट एंट्री का मिलेगा और एक लोअर वैल्यूएशन मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से थोड़ा सा डिमांड कॉन्ट्रैक्शन आएगा, नंबर्स में प्रेशर आएगा, तो कोशिश करके ऐसे सेक्टर ढूंढें जिनमें कम इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट सभी में होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी सेक्टर अछूता रह सकता है, बट जिसमें कम इंपैक्ट हो। और तीसरा क्राइटेरिया ये रखें कि सितंबर क्वार्टर तक के नंबर जो अब हमारे पास करीब 99% कंपनियों के आ चुके हैं, में इंप्रूवमेंट दिखा हो, सब सितंबर क्वार्टर के नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखाओ। तो ये 3 क्राइटेरिया को रखते हुए मैं अगर पहला स्टॉक बताऊं तो स्टॉक है फेडरल बैंक। अभी करीब 70 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और जो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट करीब 1.5-2 साल पहले 1% होता था, वो बीच में कुछ इकोनॉमिक प्रेशर्स और कुछ बैंक के प्रेशर्स की वजह से एनपीए बढ़ गए थे, और उस वजह से रिटर्न ऑन एसेट 0.5 पे ड्रॉप हो गया था। अब वो वापस करीब 1 के पास में आ रहा है, और अगले 3-4 क्वार्टर में मुझे लगता है करीब 1.4-1.5 हो जाएगा रिटर्न ऑन एसेट। और ये शेयर अभी 70 रुपए पे प्राइस टू बुक फॉरवर्ड पे 1.2-1.3 टाइम्स अवेलेबल है। जैसा मैंने कहा, एनपीए उसके धीरे धीरे कम हो रहे थे पिछले 2 क्वार्टर में, थोड़ा सा स्ट्रेस डिमोनेटाइजेशन की वजह से आ सकता है, बट वो ऑलरेडी बिल्ड इन है। 85 रुपए वाला स्टॉक करेक्ट होकर 70 रुपए पे मिल रहा है, करीब 20% नीचे। तो मुझे लगता है ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। शॉर्ट टर्म में इसमें अभी कोई व्यू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे लिए वक्त निकालने के। कुछ और आपकी बेहतरीन पिक्स लेनी थी, आज थोड़ी सी वक्त की कमी है कुंज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें बताने के लिए फेडरल बैंक। ओके, तो बाजार ने थोड़ी मजबूत शुरुआत करके प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, वो भी बैंकिंग शेयरों में, लेकिन बाकी माहौल ठीक है। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे लेकर आएंगे सौदा आपका प्रियंका के साथ। नमस्कार।